अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सैयद अली अमीर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डाटा प्रेप यानी प्रिपरेशन एंड एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस यानी ईडा। सो बेसिकली पाइथन में हम लोग किस तरीके से डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में डाटा क्लीनिंग भी आ जाती है। साथ साथ हम इसमें कैसे क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन कर सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर उसके साथ साथ हम किस तरीके से डाटा प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। डाटा प्रोफाइलिंग में यूनिवेरिएट भी आ जाता है, मल्टीवेरिएट भी आ जाता है। तो मैंने इससे पहले स्टैट्स के दो लेक्चर्स लिए हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर डाटा एनालिसिस पार्ट ए और स्टैटिस्टिक्स फॉर डाटा एनालिसिस पार्ट बी। बेसिकली एक 3 घंटे का सेशन है, एक 2 घंटे का, टोटल 5 घंटे के लेक्चर्स हैं वो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो 5 आवर्स के वो लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। और उससे पहले जो मैंने 25 आवर्स का पाइथन का कंटेंट डिलीवर किया था, जिसमें मेनली आपकी जितनी भी पाइथन की डाटा टाइप्स है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिक हो, आपकी सीक्वेंस की हो, मैपिंग हो, डिक्शनरी हो, एनीथिंग, वो सारी टाइप्स कवर हो रही हैं। इसके साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं, जिसके अंदर लूप आ जाता है, फंक्शन आ जाता है, किस तरीके से आप मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ों की एक अच्छी लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। आप लोगों ने बहुत सारे असाइनमेंट सॉल्व किए होंगे। वो सारे असाइनमेंट्स मैंने क्लाउड के ऊपर अपलोड किए हैं। तो सेम इसी तरीके से इस सेशन के भी असाइनमेंट्स हैं, और वो भी मैंने क्लाउड के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास डेस्कटॉप में उसको प्लेस कर सकते हैं, एंड देन जुपिटर पे उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, और वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेम इसकी भी आपकी असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं। और अब ये वो सेशन है जहाँ से अब हम लेट से पाइथन की जो भी लाइब्रेरीज हैं जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होती हैं, ईटीएल के लिए, वो अब इसके अंदर आ रही है। क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट है कि आप पाइथन में किस तरीके से बिल्कुल स्क्रैच से ईटीएल किस तरह से बनाएंगे, और प्लस आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करते हैं डाटा साइंस का। और डाटा साइंस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड हो जाएगा। तो डाटा साइंस की डिटेल पूरी अंडरस्टैंडिंग उस सेशन में कवर हो रही है। फिलहाल क्योंकि मैंने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया है, अभी तक मैंने वो लेक्चर अपलोड नहीं किया है, इसी वजह से मैं आपको डाटा साइंस का थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन बता दूं। और पहले मैंने बिजनेस इंटेलिजेंस के सेशन में बताने की कोशिश की थी। मैंने बीआई का जो लेक्चर अपलोड किया था बिजनेस इंटेलिजेंस, उसमें भी मैंने डाटा साइंस के बारे में थोड़ा बहुत आपको ऊपर से बताया था, एक हेलीकॉप्टर व्यू दिया था। अब थोड़ा सा ऐसा डिटेल में इसको डाइव करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि एक्चुअली में डाटा साइंस का जो लेक्चर है, जिसमें मैं आपको सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें रेग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें, तो वो एक सेपरेट सेशन है डाटा साइंस के ऊपर। उसमें आपको और बेहतर आइडिया होगा। फिलहाल इसमें हम भी एक तरीके से हेलीकॉप्टर व्यू ही ले रहे हैं, और ये सिर्फ इस हद तक ले रहे हैं कि हम पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए समझ सकें कि डाटा साइंस से क्या मुराद है। तो शुरू करते हैं। डेटा साइंस, आपने अभी तक ये समझा है कि डेटा साइंस इज अबाउट यूजिंग डेटा टू मेक स्मार्ट डिसीजन। हम एक स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट डेटा साइंस। लेकिन क्या ये बिजनेस इंटेलिजेंस नहीं है? बिजनेस इंटेलिजेंस की भी डेफिनेशन कुछ इसी किस्म की है। तो अब जैसा आगे आते हैं। यस, द डिफरेंस लाई इन द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यू सॉल्व। आप जिस किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, डिफरेंस वहां पे लाई करता है। एंड टूल्स एंड टेक्निक्स यू यूज टू सॉल्व देम। आप जिस किस्म के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करोगे, उस पे भी डिपेंड करता है कि ये बीआई है या डाटा साइंस है। क्योंकि डाटा साइंस के टूल्स अलग हैं, उसकी टेक्निक्स भी अलग हैं, अप्रोचेस भी अलग हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस की टूल्स, टेक्निक्स, अप्रोच टोटली डिफरेंट है। और प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो रही होती हैं वो भी अलग हैं। बीआई की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, डाटा साइंस की प्रॉब्लम अलग होती हैं। लेट्स से अगर बिजनेस इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो बीआई में तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, बहुत हुआ। आप बहुत मैक्सिमम भी अगर जाते हैं तो ये देखते हैं व्हाई हैपेंड,
कि ये क्यों हुआ, डायग्नोस करें, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। तो मेनली इसमें डायग्नोस्टिक नहीं, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ही हो रही होती है, और उसमें हम डेटा एनालिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस कह रहे हैं, ये सारे आपके सिनोनिमस वर्ड है, उनमें कुछ खास फर्क नहीं है। वॉट गोइंग टू हैपन, ये आपके समझ लें, एक तरीके से समझ ले जाए कि आप यहाँ पे अब डायग्नोस्टिक या एक से एक लेवल ऊपर बढ़ गए, अब आप यहाँ पे प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की तरफ आप आगे जा रहे हैं। डेट्स अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस, और इसमें आप डेटा एनालिसिस नहीं बल्कि डेटा माइनिंग कर रहे होते हैं आप। और डेटा माइनिंग, डेटा साइंस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ये आप इसको साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन आपका फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के तहत फ्यूचर इवेंट्स की बात कर रहा है, जबकि व्हाट हैपन जो है वो बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच के तहत पास्ट की बात हो रही है। अब एक वेन डायग्राम है जो आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, और उम्मीद है आपको किसी हद तक इसका थोड़ा बहुत पहले से आइडिया है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आगे जाके भी बहुत सारी वेन डायग्राम्स मैं बताऊंगा। तो डेटा साइंस को बताने के लिए आपको पहले मैं तीन अलग अलग सेट्स के बारे में बता रहा हूँ। एक सेट है कोडिंग, एक है मैथ, एक है डोमेन एक्सपर्टीज। इन तीनों का ब्लेंड है डेटा साइंस। जब कोडिंग एनवायरनमेंट में आप जाते हैं तो वहां आपको नजर आता है कि आप वहां पे क्या कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें आप मुख्तलिफ किस्म का सिंटैक्स और कोडिंग वगैरह लिख के अपने काम को सॉल्व कर रहे हो। तो डेट्स अ पार्ट ऑफ कोडिंग, जो कि समझ लें एक तरह से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड को आप कह सकते हैं। चलें, एक वो पार्ट है जो कि मैथमेटिक्स का है, स्टैटिस्टिक्स का है, जहाँ पर आप मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लिनियर अलजेब्रा, साइमल्टेनियस इक्वेशन, कैलकुलस, मैट्रिसेस, सेट्स, ये सारी चीजें। और स्टैटिक्स के टॉपिक्स को भी यूज कर रहे होते हैं आप। तो बेसिकली स्टैटिक्स के अंदर हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर ऑलरेडी मैं सेशन आपको डिलीवर कर चुका हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि इस वाले सेट से क्या मुराद है। अब आ जाते हैं डोमेन एक्सपर्टीज। लेट से आप बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में लेट से अगर किसी बंदे ने कभी काम नहीं किया, ना ही उसके कभी क्लाइंट के ऊपर ऐसा काम किया, तो उसे बैंकिंग की जीरो नॉलेज है। ना ही उसको ये पता है कि प्रूडेंशियल्स क्या है, ना ही उसे आइडिया है कि सेंट्रल आपका जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसकी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो अप्लाई हो रही है बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर, बैंकिंग इंडस्ट्रीज की प्रैक्टिसेस क्या हैं, किस तरीके से काम करता है, किस तरह से वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एक्स वाई जेड सारी चीजें। तो ये है डोमेन एक्सपर्टीज। अब एक शख्स जो है, अगर चे उसके पास डोमेन एक्सपर्टीज है, लेकिन लेट से उसे कोडिंग का कोई टूल यूज करना नहीं आता, तो उस और अगर से यूज करना आता है तो वो क्या कर सकता है, लेट से तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। लेट से अगर डोमेन एक्सपर्टीज का एक बंदा है, वो जब मैथ्स और स्टैट्स का इस्तेमाल करता है, तो आपके पास कौन सी लेयर प्रोड्यूस होती है। और कोडिंग कोडिंग का आपका मैथमेटिक्स और स्टेट्स के साथ जब कॉम्बिनेशन बनता है तो कौन सी लेयर बनती है। जब एक शख्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस का बंदा है, जब वो मैथ्स और स्टैटिस्टिशियन के साथ मिलकर काम करता है, तो वहां पर कौन सी लेयर प्रोड्यूस हो रही होती है। और तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, तीनों का कॉम्बिनेशन वो फाइनली आपको क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जब हम कोडिंग एनवायरनमेंट को मैथमेटिक्स और स्टैट्स एनवायरनमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, तो हमारा जो इनर जॉइन लग रहा है, इसमें जो सबसे दोनों का जो कॉमन एरिया है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर डोमेन एक्सपर्टीज नहीं होती। मशीन लर्निंग आपका वो पार्ट है जिसमें डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को या एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट को डोमेन एक्सपर्टीज जानने की जरूरत नहीं है। अगर वो मैथ्स और स्टैट्स बहुत अच्छी जानता है और कोडिंग के अंदर वो फेमिलियर है, लाइक पाइथन, और डेटा इंजीनियरिंग थोड़ी बहुत जानता है, लाइक एसक्यूएल, तो अगर उसको एसक्यूएल का, बिग डेटा का, और आपके पाइथन लैंग्वेज का, और अगर वो अपने काम को प्रेजेंट करना चाह रहा है तो पावर बीआई का, अगर सारे टूल्स का आइडिया है, और उसको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आती है, देन वो मशीन लर्निंग में एंटर हो सकता है। ये उसके प्रीरिक्विजिट्स हैं, कोडिंग और मैथमेटिक्स के। ऑल्सो उसको मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिथम्स पढ़ने पड़ते हैं। मशीन लर्निंग इटसेल्फ एक फील्ड है, लेकिन
ये दोनों की जब लेयर आपस में कॉमन होती है, इंटरसेक्ट करती है, तो एक लेयर प्रोड्यूस होती है विच इज मशीन लर्निंग। अब ये आ जाता है एक वो हिस्सा जो कि ट्रेडिशनल रिसर्च है, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज में एलुमनाइज होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, पीएचडी एलुमनाई, तो बेसिकली ये वो लेयर है। तो पाकिस्तान में इसका कुछ खास स्कोप नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल रिसर्च जो है वो बाद में प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में अप्लाई हो ही नहीं पाती, मैंने कभी देखा नहीं है। बहुत रेयरली ऐसा हो रहा होता है कि किसी लोकल यूनिवर्सिटी की रिसर्च को किसी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन बाहर ममालिक में आपके जितने भी थ्योरम्स हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी लॉस हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैनेजमेंट साइंसेस हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपकी बनी ही ऐसे है। वहाँ पे जितने भी, लेट्स से आप इकोनॉमिक्स के जितने भी थ्योरम्स पढ़ते हैं, या सीएफए एफआरएम जो हैं, जितने भी अपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जितने भी इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, कैपिम पढ़ रहे हैं, ब्लैक स्कोल्स पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये सारे के सारे मैथमेटिशियंस हैं। ये इकोनॉमिक्स भी नहीं थे, ये एक तरीके से मैथमेटिशियन थे। आपका इवन फिशर तक का जो इक्वेशन होता है, चाहे आप कोई भी इक्वेशन पढ़ें इकोनॉमिक्स की, या चाहे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, वो सारी इक्वेशन जो है वो जो ड्राइव्ड हुई हैं वो मैथमेटिशियन ने की। और उन्होंने डोमेन एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए बीच में एक लेयर प्रोड्यूस की, ट्रेडिशनल रिसर्च, और फाइनली वो इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट भी हुई। आपके हार्डवर्ड में भी जितनी भी मैनेजमेंट साइंसेस की थ्योरीज डेवलप होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, इवन मार्केटिंग की, वो सारी थ्योरीज जो है आपकी, वो यूनिवर्सिटीज में प्रोड्यूस हो रही हैं, और फाइनली वो इम्प्लीमेंट होती है इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज उनको एडॉप्ट करती है, और वो फिर आगे जाके पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स का पार्ट बन जाती है। पाकिस्तान में जितने भी बिजनेस स्कूल्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं। एक ये हिस्सा आ जाता है जहाँ पे डोमेन एक्सपर्टीज का बंदा डायरेक्टली कोडिंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा होता है, और दैट्स अ पार्ट ऑफ डेंजर जोन। इससे आपको बचना है। अगर एक डोमेन एक्सपर्टीज का बंदा विदाउट नॉलेज ऑफ स्टैट्स मैथ डायरेक्टली अगर कोडिंग में चला जाता है, तो वो एक डेंजर पार्ट होता है, इससे आपको बचना है। और इन सब का कॉम्बिनेशन जो है, मैथ स्टैट्स, कोडिंग एंड डोमेन एक्सपर्टीज, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका डेटा साइंस। डेटा साइंस में ट्रेडिशनल रिसर्च भी है, मशीन लर्निंग भी है, और यही डेंजर जोन जो है ये बाद में आपके लिए सेफ जोन बन जाता है बेसिकली। तो बेसिकली डेटा साइंस इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। द की इज इन अप्लाइंग दिस अलॉन्ग विथ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि एक डेटा साइंटिस्ट के पास सिर्फ यही स्किल्स होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स क्या है आपके? लाइक कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, ग्रेट गूगलिंग प्रोवेस। बेसिकली अगर एक बंदे को कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा, या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो नेगोशिएट करना नहीं आ रहा, या किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गया है, तो उसके पास ग्रिट नहीं है, यानी अगर वो किसी एक स्टेज पे आगे फंस गया है तो बस वो फंसा हुआ है, वहां से निकलना नहीं जानता, ग्रिट। तो क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें उसके सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। और डेटा साइंटिस्ट में सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स दोनों ही उसके पास होने चाहिए। Data scientists and analysts approach problem solving in similar ways, but data scientists will often work with larger, more complex data sets and utilize advanced algorithms. तो ये एक आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मशीन लर्निंग की तरफ। मशीन लर्निंग बेसिकली आपकी, एक तरीके से समझ लें, एक वो पार्ट है जहां पर आप मैथ स्टेट्स को इंटरेक्ट करवा रहे हैं कोडिंग एनवायरनमेंट के साथ। जब आप उसको इंटरेक्ट करवाते हैं तो बीच में एक लेयर प्रोड्यूस होती है आपकी मशीन लर्निंग। लेकिन मशीन लर्निंग की जब भी आप कभी डेफिनेशन को सर्च करेंगे तो कुछ इस किस्म की नजर आएगी: द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू प्रोसेस एंड एवेल्युएट डेटा बियॉन्ड प्रोग्राम्ड एल्गोरिथम्स थ्रू कॉन्टेक्चुअलाइज्ड इन्फ्रेंस। सो एक्चुअली में ये डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो आपको शायद समझ में नहीं आए। तो मशीन लर्निंग बेसिकली एक नाउन है, लेकिन एक्चुअली में अगर एज अ लेमैन मैं आपको समझाऊं, एज अ एनालिस्ट, तो आप भी मशीन लर्निंग एज अ एनालिस्ट ही उसको अंडरस्टैंड करोगे। आपको एज अ डेवलपर उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप चार्ट अकाउंटेंट्स या फाइनेंशियल एनालिस्ट या फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट या फाइनेंस बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हैं, आप कहीं पर भी एज अ डेवलपर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, मशीन लर्निंग डेवलपर, या आप ये चीज़ें बनने नहीं जा रहे, तो आपको एज अ टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कि आप एज अ लेमैन, एज अ बिजनेस लीडर
एज एंटरप्रेन्योर आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि मशीन लर्निंग क्या चीज़ है। यूजिंग स्टैटिकल मॉडल्स टू फाइंड पैटर्न्स एंड मेक प्रिडिक्शंस, आप स्टैटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं पैटर्न्स को जानने के लिए, और बाद में आप प्रिडिक्शंस करते हैं, जो मैंने स्टैट्स के लेक्चर में बताया कि हम इन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स इसलिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको मशीन लर्निंग समझनी है। अब आपके जहन में कुछ इस किस्म के सवाल आते हैं कि यार विच कस्टमर्स आर मोस्ट लाइकली टू चर्न नेक्स्ट मंथ, या हाउ कैन वी यूज ऑनलाइन कस्टमर रिव्यूज टू मॉनिटर चेंजेस इन सेंटिमेंट। और इस तरह के आपके पास बहुत सारे सवाल है, आप मेरी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। व्हाट विल सेल्स लुक लाइक फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, व्हिच प्रोडक्ट इज कस्टमर एक्स मोस्ट लाइकली टू परचेज नेक्स्ट, व्हाट पैटर्न्स डू वी सी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्रॉस सेलिंग, व्हेन वी adjusted tactics last month, did we drive any incremental revenue। आपके पास जो सवाल उठकर आ रहे हैं मोस्ट लाइकली कभी कभी वो बिजनेस इंटेलिजेंस के सवाल होते हैं, कभी कभी वो सवाल आपके डेटा साइंस के सवाल होते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन से सवाल को किस में बाइफिकेट करूं। सो अब अगर हम इसको थोड़ा आगे लेके चलें कि मशीन लर्निंग से आपको ये समझ में आया कि मशीन लर्निंग कंप्यूटर्स को इनेबल कर रही है कि वो सीखे, टू लर्न एंड मेक डिसीजन फ्रॉम डेटा, यानी मेक डिसीजन यानी इन्फ्लुएंस कर सके। हाउ कैन अ कंप्यूटर लर्न, कंप्यूटर कैसे सीख सकता है? बाय यूजिंग एल्गोरिथम्स, जो इंशाल्लाह अभी हम यूज करेंगे एल्गोरिथम्स को, विच इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू फॉलो। सो बेसिकली एल्गोरिथम्स को और आसान लफ्जों में बताऊं तो आप एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की सूरत में बता रहे होते हो कि कंप्यूटर उसको फॉलो करे। तो हाउ डज दिस कंपेयर विद डेटा साइंस, अब इसको हम डेटा साइंस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये डेटा साइंस से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। डेटा साइंटिस्ट नो हाउ टू अप्लाई एल्गोरिथम्स, मीनिंग दे आर एबल टू टेल अ कंप्यूटर हाउ टू लर्न फ्रॉम अ डेटा। तो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट ही मशीन लर्निंग को यूज कर रहे हैं। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करने वाले जो वारिस हैं वो डेटा साइंटिस्ट हैं, और वो ही इसको अप्लाई करें इंडस्ट्री में। मशीन लर्निंग के अब एल्गोरिथम्स दो हिस्सों में बाइफिकेट हो रहे हैं। इसके ऊपर पूरा लेक्चर है, तो आपको डिटेल से पता चल जाएगा सुपरवाइज लर्निंग कौन सी है और अनसुपरवाइज लर्निंग कौन सी है। सुपरवाइज लर्निंग के जो सवालात हैं वो मोस्ट लाइकली इस तरह के होते हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, जो आप जिसमें प्रिडिक्शन कर रहे हो। व्हाट विल हाउस प्राइसेस लुक लाइक फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ, और हाउ कैन आई फ्लैग सस्पिशियस ईमेल एस स्पैम। आप प्रिडिक्ट करोगे कौन सी ईमेल जो है सस्पिशियस वो स्पैम में जा सकती है। तो यहाँ पर आप रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन का काम कर रहे हो, तो जैसे आप यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन का काम करो ये वाला पार्ट, या यहाँ पर आप रेग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें प्रिडिक्शन करने जा रहे हो। तो इंशाल्लाह रेग्रेशन क्लासिफिकेशन डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आप ना ही रेग्रेशन यूज कर रहे हो ना क्लासिफिकेशन, बल्कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप कस्टमर सेगमेंटेशन कर रहे हो। हाउ कैन आई सेगमेंट माय कस्टमर, कस्टमर सेगमेंटेशन जो हम मार्केटिंग के अंदर कवर करते हैं। या विच टीवी शोज शुड आई रेकमेंड टू ईच यूजर, हम कौन से टीवी शोज को सजेशन में दिखा सकते हैं। अब इन दोनों सवालों में फर्क कैसे किया जा सकता है, आइए आगे इसको स्टडी करते हैं। आपके पास ये जो सवाल आ रहे हैं ये उठकर आ रहे हैं सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। एक तीसरी लर्निंग भी होती है, लेकिन उसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और ये मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ किया था अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर के अंदर के एआई के लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि अनसुपरवाइज क्या है, सुपरवाइज क्या है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है। उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स थी। तो अब इंशाल्लाह उसको हम आगे जाके कवर करेंगे डाटा साइंस में। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये कि आप सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन पे काम करते हैं, अनसुपरवाइज में आप डायमेंशनली रिडक्शन और क्लस्टरिंग के ऊपर काम कर रहे होते हो, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो पार्ट है जिसमें आप ना ही उनको डेटा देते हो, ना ही आप उसको सुपरवाइज करते हो, ना ही आप उसको ट्रेन करते हो, बल्कि वो खुद ही अपनी गलतियों से ट्रेन होता है। जबकि सुपरवाइज लर्निंग में आप डेटा भी दे रहे हो, उसको ट्रेन भी कर रहे हो, सुपरवाइज भी कर रहे हो। हाँ, अनसुपरवाइज में आप डेटा को ट्रेन नहीं करते हो, वो अपने सेल्फ ट्रेनिंग खुद ही करता है। वो खुद ही ट्रेनिंग करता है, बस उसको खाली डेटा दिया जाता है, वो खुद ही ट्रेनिंग करता है। उसमें आप आइट्रेशन खुद नहीं करते, आप सेल्फ सुपरवाइज नहीं करते, आप खुद सुपरवाइज नहीं करोगे। वो खुद ही लर्न करता है मशीन डेटा से। वो आप कभी भी इसमें आपको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप डेटा दे रहे होते हो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के आप डेटा भी नहीं देते, आप टेस्ट और ट्रेनिंग का डेटा जो स्प्लिट करते हो, यहाँ पर आप वो डेटा उसको दे ही नहीं रहे, वो डायरेक्ट लाइव डेटा से लर्न कर रहा होता है।
तो ये टोटली डिफरेंट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और ये अपनी मिस्टेक्स से सीखता है, गलतियों से। आपका चैट जीपीटी जो 4 है, जो पहले आपका लॉन्च हुआ था चैट जीपीटी थ्री जो था वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ था, पाइथन के ऊपर लिखा गया था। और अब आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे ट्रांसलेट कर दिया और ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर, जो कि बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क है, और उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। तो बेसिकली अब वो अपग्रेड हो गया है, और अब वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल पे नहीं रहा, लेकिन स्टिल वो पाइथन पे ही लिखा हुआ है, विच इज चैट जीपीटी 4। तो आपके पास किस किस्म के एल्गोरिथम्स हैं, और आप कौन कौन से एल्गोरिथम्स को यूज़ कर रहे हैं रेग्रेशन में, क्लासिफिकेशन के अंदर, इंशाल्लाह जब सेशन होगा डिटेल में तो हम वहाँ सारी चीज़ें कवर करेंगे। और अनसुपरवाइज लर्निंग के कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं, इंशाल्लाह ये उस सेशन में कवर होगा। तो जस्ट फॉर हेलीकॉप्टर व्यू एंड फॉर योर अवेयरनेस, इतने तरह के एल्गोरिथम्स हैं जो आपके सामने होते हैं रेग्रेशन में, क्लासिफिकेशन में, अनसुपरवाइज लर्निंग में। हाँ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम कवर नहीं करेंगे। Another category of machine learning is called reinforcement learning, which is more commonly used in robotics and gaming. Other fields like deep learning and natural language processing, ये भी आपकी फील्ड्स हैं। डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूटिलाइज बोथ सुपरवाइज एंड सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक। आपका मशीन लर्निंग के आगे जाके डीप लर्निंग आ जाता है, एनएलपी आ जाता है। उनमें इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का। जरूरी नहीं कि वो इनका इस्तेमाल करें, लेकिन बाज़ औक़ात इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ से हमारी शुरुआत होने जा रही है। पूरा सेशन हमारा, एंटायर सेशन इस प्रोसेस के ऊपर हमारा डेवलप हुआ हुआ है। हम शुरू में स्कोप का प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करेंगे, डाटा को गैदर करना सीखेंगे, कैसे गैदर किया जाता है पाइथन में, डाटा को कैसे क्लीन किया जाता है पाइथन के अंदर, डाटा को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है पाइथन में, और डाटा को फाइनली आप किस तरीके से मॉडलिंग के लिए तैयार करते हैं, मशीन लर्निंग में पुश करने के लिए, और फाइनली किस तरह से आप इनसाइट्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है, इस पूरे एंटायर सीरीज जो अब मैं बना रहा हूँ सेशन पाइथन के ऊपर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की। इसमें हमारा पूरा जो वर्क फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और ज़रूरी नहीं कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें। इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली हम लोग बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं। लेट्स से क्लीन करते हुए हमें पता लगा कि हमारा डाटा गार्बेज है, तो हमें कोई दूसरा डाटा चाहिए, तो गैदरिंग डाटा में वापस आ गए। या एक्सप्लोर डाटा में पता चला कि हमें वापस क्लीन करना पड़ेगा, या मॉडलिंग में पता चला कि हमने एक्सप्लोर गलत किया है। तो बैक एंड फोर्थ प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा पॉज लेते हैं। फिलहाल ये कि आप ये सारे सेशन जो हैं, सारे आपके जो फेसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कोपिंग अ प्रोजेक्ट एंड एंडिंग फ्रॉम एंडिंग टू शेयरिंग इनसाइट्स, ये मैं आपको अभी बारी बारी बताने जा रहा हूँ, एक एक करके। और पूरा एंटायर जो हमारा सीरीज है पाइथन का जो अभी चल रहा है, वो इन्हीं स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें से हम जो कवर कर रहे हैं वो स्कोपिंग से लेके एक्सप्लोरेटिंग डाटा तक कवर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग मॉडलिंग भी पढ़ेंगे। शेयरिंग इनसाइट्स तो बेसिकली क्या चीज़ है वो अभी थोड़ी देर बाद चल जाएगा, ये दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सीरीज, बट हम मॉडलिंग कवर करेंगे। फिलहाल मॉडलिंग से पहले जो होता है स्कोपिंग से लेके एक्सप्लोरेटिंग डाटा, ये कहलाता है डाटा प्रेप एंड ईडा। इट्स मीन्स के पूरा सेशन आपका डाटा प्रेप एंड ईडा है। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि मॉडलिंग कैसे की जाती है, मॉडलिंग डाटा, और फिर मशीन लर्निंग के लिए कैसे उसको पुश किया जाएगा। इंशाल्लाह हम वो भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो डाटा प्रेप और ईडा ये सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी डाटा साइंस के प्रोजेक्ट का, एंड शुड ऑलवेज कम फर्स्ट बिलो अप्लाइंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम अप्लाई करने जा रहे हो आप, चाहे सुपरवाइज हो या अनसुपरवाइज हो, सुपरवाइज में रिग्रेशन हो या क्लासिफिकेशन हो, उनमें आपको इन 4 से तो लाज़मी गुज़रना पड़ता है, और इन चारों को मिलाकर कहते हैं डाटा प्रेप एंड ईडा। फिर इंशाल्लाह मॉडलिंग डाटा जब हम कवर करेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट प्रैक्टिसेस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। इंशाल्लाह उन सारी चीज़ों से कवर करेंगे तो आपको और अच्छी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये हमारे की टेकअवेज हैं। और नेक्स्ट फिर हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा स्कोपिंग आ प्रोजेक्ट। तो स्कोपिंग का प्रोजेक्ट किस तरह से स्कोप डिफाइन होगा, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप आगे आएंगे गैदरिंग डाटा की तरफ, कि डाटा कैसे गैदर किया जाता है। डाटा जो है वो सीक्वल से भी लिया जाएगा, पाइथन के अंदर खुद भी डेवलप हो सकता है, और लोकल फाइल से भी आप ले सकते हैं, और वेब स्क्रैपिंग करके भी ले सकते हैं, एपीआई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ से डाटा कनेक्ट होगा, अभी तक आपने डाटा कहीं से भी कनेक्ट करना नहीं सीखा। अभी आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा था,
आपको कहीं से भी डाटा कनेक्ट करना नहीं सिखाया गया। इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि डाटा कहाँ कहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से गैदर किया जा सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। और जब फाइनली हमारी एक अच्छी एक्सपर्टीज हो जाएगी क्या डाटा यहाँ से गैदर किया जा सकता है, तो उसके बाद फिर हम कवर करेंगे डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग कहाँ गया, ये रहा। ये है हमारा डाटा क्लीनिंग। डाटा जब हमारे पास फाइनली आ जाता है तो डाटा को किस तरह से क्लीन किया जाता है। डाटा में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बेइंतहाशा प्रॉब्लम्स होती हैं, गार्बेज डाटा आ रहा होता है, डुप्लीकेशंस हैं, फला फला बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिससे गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप किसी हद तक क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर रहे होते हो, देख रहे होते हो कि यार डाटा परफेक्टली है, उसकी क्वालिटी क्या है, ईच एवरीथिंग। सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के बाद फाइनली आपका डाटा क्लीन हो जाता है और फिर आप शुरू करते हो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ईडा। बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के अंदर आप यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट इन दोनों का इस्तेमाल करते हो, और इसके बाद आपको पता चलता है फाइनली आपको डाटा की एक अच्छी डिटेल अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी कर रहे होते हो और एक तरीके से आप विजुअलाइजेशन भी के ऊपर भी काम कर रहे होते हो। तो उसमें मैं आपको सी बॉर्न लैंग्वेज यूज़ करना सिखाऊंगा और आप पांडास के अंदर भी विजुअलाइजेशन कर सकते हो। तो किस किस तरीके से विजुअलाइजेशन हो सकती है और उसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को अभी हम कवर करेंगे। थोड़ा सा सेट्स का पार्ट दोबारा से रिवाइज होगा कि हिस्टोग्राम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के और मजीद कौन कौन से पैटर्न्स हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा रिवाइज होगा। और यहाँ मैं आपको और अच्छा बेहतर वे में बता सकूंगा कि ये चारों डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्ट होती हैं, कैसे इनके रिजल्ट इंटरप्रेट होते हैं। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट भी हो सकती है, कंटिन्यूस भी हो सकती है, और किस तरीके से एम्पेरिकल रूल अप्लाई हो रहा होता है, किस तरह से आप अपनी स्क्यूनेस को ख़त्म कर सकते हो, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें फिर कोरिलेशन, स्कैटर प्लॉट, और इस तरह इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता डेटालाइजेशन सारी चीज़ें मुकम्मल करेंगे। एंड देन फाइनली फिर हम आ जाएंगे मॉडलिंग की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा डेटा प्रेप तो ख़त्म हो गया, डेटा प्रेप हमारा ख़त्म हो जाएगा, डेटा प्रेप एंड ईडा। फिर ये एक और सेशन शुरू हो गया, प्रिपेयरिंग फॉर मॉडलिंग। आपको ऐसा लगता है कि हमने ये सारी चीज़ें कर ली तो डेटा हमारा मशीन लर्निंग के लिए रेडी हो गया। नहीं 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 नहीं, डेटा आपका जो रेडी हुआ मशीन लर्निंग के लिए वो इस तरह का है, लुक लाइक दिस, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेटा रेडी फॉर ईडा। ये ईडा के लिए रेडी हुआ है, ये मशीन लर्निंग के लिए रेडी नहीं हुआ था। मशीन लर्निंग का डेटा इस तरह का होता है। अब आप कहेंगे सर इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें। हाँ, इस सेशन में आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप मशीन लर्निंग के लिए डाटा को तैयार कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग के लिए डाटा को कैसे तैयार किया जाता है, इस पूरे सेशन में आपको ये पढ़ाया जाएगा किस तरीके से आप डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं और इस लाइक बनाते हैं कि वो मशीन लर्निंग के लिए तैयार हो जाए। एंड देन फाइनली हमारा ये पूरा सेशन एंड अप हो जाएगा। देन फिर हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे, और मशीन लर्निंग स्टार्ट करने से पहले डाटा साइंस का एक टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक सॉरी, एक पूरा लेक्चर होगा डाटा साइंस के ऊपर। उसमें मैं पूरा डिटेल से आपको सारे एल्गोरिथम्स के बारे में बता रहूँगा, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, अनसुपरवाइज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बारी बारी ये सारे चीज़ों के बारे में बता दूं कि हर स्टेज पे हम लोग क्या चीज़ें कर रहे होंगे। जिनमें से शुरू की चार जो है वो कहलाती हैं डाटा प्रेप एंड ईडे, और उसके बाद मॉडलिंग डाटा, एंड देन फाइनली शेयर इनसाइट्स। तो आपको बारी बारी बताता हूँ, तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला हमारा जो स्टेज है वो आपका एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करना है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है। और ये आपका बहुत ही समझ लें कि एक क्रिटिकल स्टेज होती है जो आगे जाके आपकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। माइट बी पॉसिबल कि आप आगे जाकर, लेट से आप बिजनेस इंटेलिजेंस में चले जाएं, और माइट बी पॉसिबल कि आप आगे जाके किसी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट को आप चूज कर लें, उस तरफ आप आगे चले जाएं। और डेटा साइंस में भी आपकी अप्रोच सुपरवाइज है या अनसुपरवाइज है, प्रॉब्लम किस किस्म की है, ये आइडेंटिफाई करना, ये आपका सारा का सारा काम पहले स्टेज के ऊपर होता है। लेट से अगरचे आपकी प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस किस्म की है कि जो मोस्ट लाइकली वो कस्टमर सेगमेंटेशन के अंदर फॉल कर रही है या डायमेंशन रिड्यूस करने के हवाले से आ रही है, तो इस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो अनसुपरवाइज में ही डील की जाती है।
अगरचे आपको किसी किस्म की कोई प्रिडिक्शन करनी है, किसी किस्म की आपको कोई क्लासिफिकेशन करनी है, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है सुपरवाइज में। तो आप डे वन पे अपने प्रोजेक्ट में ये चीज डिफाइन करते हो कि आपकी प्रॉब्लम कौन सी है, अगर डेटा साइंस के अंदर आती है तो। और अगर डेटा साइंस में नहीं भी आती, तो वो अगर बीआई की प्रॉब्लम है तो भी आप उसको डिफाइन करते हो। तो इसमें एक चीज तो ये है कि आपको पहले, सबसे पहले ये जानना है कि आपके एंड यूजर्स कौन से हैं, स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, बिजनेस प्रॉब्लम कौन सी है एग्जैक्टली जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं, और इस चीज के लिए आपको एनालिसिस के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, और आप सुपरवाइज करोगे या अनसुपरवाइज करोगे। ये सारी चीजें आपकी इस प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन करने में लग जाती हैं। और प्रोजेक्ट जो है कभी भी डाटा से स्टार्ट नहीं होता कि मुझे फौरन से डाटा दे दो तो मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूँ, ऐसा नहीं है। कोई भी शख्स अपना का प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है और डाटा से शुरुआत कर रहा है कि मुझे आप डाटा दो तो मैं शुरू करूंगा, नहीं। प्रोजेक्ट डाटा से स्टार्ट नहीं होता, प्रोजेक्ट शुरू होता है आपका क्लियरली डिफाइंड स्कोप से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। A project is only as strong as the underlying data. So gathering the right data is essential to set a proper foundation for analysis. जो डाटा आपको चाहिए, आप पहले डिफाइन करते हो कि डाटा आप चाहिए कौन कौन सा। सही है। जो स्कोप आपने डिफाइन कर दिया था, आप उसके लिए जो जो डाटा चाहिए वो आप कलेक्ट करते हो। तो दैट्स अ कलेक्टिंग प्रोसेस, एक कलेक्शन प्रोसेस है। और उसके लिए आप एक ईटीएल बिल्ड करते हो कि डाटा कहाँ से आएगा, एक डाटा पाइपलाइन क्रिएट करते हो। डाटा पाइपलाइन कह लें या ईटीएल कह लें, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो ईटीएल में तो बेसिकली डाटा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही होती है, क्लीन भी हो रहा होता है, और फाइनली लोड भी होता है। लेकिन उसमें एक्सट्रैक्शन वाला पॉइंट आपका यहाँ पे सॉल्व हो रहा है कि गैदरिंग डाटा, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, किसी डेटाबेस से, किसी डाटा लेक से, डाटा वेयरहाउस से, डाटा मार्ट से, किसी वेबसाइट से, किसी फ्लैट फाइल, सीएसवी, एक्सेल, स्प्रेडशीट्स एक्सेट्रा। तो डाटा आपका कहीं से भी आ सकता है, इन अ फॉर्म ऑफ जेओसॉन फाइल, इन अ फॉर्म ऑफ एपीआईज, वेबसाइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपका समझ लें फाउंडेशन है, एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का। और इसमें आप यहाँ पर अपने समझ लें कि डिफाइन करते हैं कि अगर कोई सोर्स आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं पाइथन में, तो उस सोर्स में से कौन सी इंफॉर्मेशन को आप पुल करेंगे। लेट्स से कोई डेटाबेस से आपने कनेक्ट किया और आप फला इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, लेट्स से कस्टमर इंफॉर्मेशन। कस्टमर जब आप इंफॉर्मेशन पुल कर रहे हैं लेट्स से सीक्वल सर्वर से, और वहां पर आपने पाइथन के अंदर, पांडास के अंदर सीक्वल सर्वर की क्यूरी रन की, और आप वहां से डाटा लेकर आ रहे हैं, तो आपके कस्टमर इंफॉर्मेशन के टेबल के अंदर लेट्स से कस्टमर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तकरीबन 500 कॉलम पे मुश्तमिल है। लेट्स से कोई 500 कॉलम के अंदर कस्टमर इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हुई हुई है। अब आपको कौन से कॉलम्स की जरूरत है, आप वहीं पर ही डिफाइन करोगे कि आपको किस किस्म का डाटा गैदर करने की जरूरत है। या तो आप शुरू में टेस्ट एनवायरनमेंट में टेस्ट करोगे कि मुझे कौन कौन सा डाटा चाहिए, या फिर आप शुरू में ही डिफाइन कर दोगे कि भाई मुझे सिर्फ सिलेक्टेड ये वाले कॉलम चाहिए। लेट से अगर चाहे आप किसी बैंक के अंदर ऑब्लिगर की रेटिंग निकालना चाह रहे होते हैं, बिहेवियल रेटिंग, तो वो रेटिंग प्रोड्यूस करने के लिए आपको रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स की जरूरत होती है, जो माइट पॉसिबल क्वालिटेटिव हो या माइट पॉसिबल क्वांटिटेटिव हो। लेकिन वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी रेलेवेंट होती है। माइट पॉसिबल ऐसे भी एट्रीब्यूट्स हों जिनका रेटिंग प्रोड्यूस करने में शायद सिग्निफिकेंस ना हो, वो सिग्निफिकेंट वेरिएबल ना हो। तो ऐसे वेरिएबल्स को शुरू में ही आप डिफाइन कर देते हो कि आपके ये प्रिडिक्टर वेरिएबल्स हैं और ये आपका टारगेट वेरिएबल है। और शुरू में ही आप अपने डाटा का जो क्वांटम साइज है उसको डिफाइन कर देते हो कि मेरा डाटा क्वांटम कितना बड़ा होगा, मेरे कितने कॉलम्स होंगे और कितनी रॉस होंगी, ये आप पहले ही डिफाइन कर देते हो। तीसरा स्टेज वो है जो आपका समझ लें किसी भी डाटा साइंटिस्ट का एक बड़ा हिस्सा जो है उसका इसी में चला जाता है। अगर वो डाटा क्लीनिंग को ऑटोमेट कर दे और काफी हद तक चीजें उसकी सही हो जाएं, तो उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा। तो वो बाकियों चीजों में, बाकी स्टेज के अंदर अपना टाइम स्पेंड कर सकता है, प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, इफिशिएंटली काम कर सकेगा। होता क्या है कि डाटा साइंटिस्ट को एक सबसे बड़े चैलेंज से जो गुजरना पड़ता है वो होता है डाटा को क्लीन करना। अगर आपके प्रोजेक्ट में, आपके डाटा साइंस के प्रोजेक्ट में गार्बेज आ रहा है, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली फिलोसफी है। और अगर आप डाटा प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाते हैं तो आगे जाकर प्रॉब्लम होता है।
डेटा को क्लीन करने के हवाले से जो चैलेंजेस आते हैं, एक तो ये कि डेटा की टाइप्स गलत होती हैं, इनकरेक्ट होती हैं। बाद औक़ात डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज होती हैं। बाद औक़ात डेटा में इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं, डेटा कंसिस्टेंट नहीं होता। बाद औक़ात फॉर्मेटिंग के इश्यूज होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस के लिहाज से कर रहे होते हैं, और डेटा की क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं कि डेटा कितना बैड क्वालिटी का है, और जो बाद में आपके एनालिसिस को इनकरेक्ट कंक्लूड कर सकता है जब आप इन्फ्रेंस कर रहे होंगे। तो डेटा क्लीनिंग जो है मेनली आपका 50 to 80% ऑफ द टाइम ले जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का। और इसके अंदर समझ लें इतना फन, इतना मज़ा नहीं है। डेटा क्लीनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ये आपका एक ज़बरदस्त समझ लें मज़ेदार चीज़ नहीं है। बहुत बोरिंग चीज़ है, इसमें आप डेटा क्लीन करते रहते हो, काफ़ी बड़ा पार्ट आपका इसी में चला जाता है। जो किसी भी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में आपको ये चीज़ कभी भी नज़र नहीं आती। जब भी आप कोई फाइनल प्रोजेक्ट आपके सामने आता है, तो वो प्रोजेक्ट का जो फ्लैशी पार्ट होता है, उसमें डेटा क्लीनिंग नहीं होती है। डेटा क्लीनिंग जो है वो आपकी आइसबर्ग का बिलो वाला बॉटम होता है, जो कि 50 to 80% है। कोई भी आइसबर्ग जो होता है, उसकी जो टिप होती है, वो नॉर्मली आपके पैस्कल लॉ के मुताबिक 20% होती है अबव द सी, और 80% होती है बिलो द सी। तो तकरीबन 80% जो है वो आपका यही क्लीनिंग वाला पार्ट ही होता है, और ये काफ़ी बोरिंग और एक बॉटल नेक वाला पार्ट होता है। इससे अगर आप गुजर जाते हैं तो आप फाइनली अपने फ्लैशी पार्ट की तरफ चले जाते हैं, जो कि वहाँ पर आप अपने मॉडल्स को बिल्ड कर रहे होते हो। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, और ईटीएल में मेनली हमारा जो समझ लें क्रस है वो यही वाला पार्ट है, क्लीनिंग डाटा। फिर इंशाल्लाह एक्सप्लोरिंग डाटा के ऊपर आएंगे, एंड देन मॉडलिंग के ऊपर। एक्सप्लोरेटिंग डाटा जो है बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस ईडा। बेसिकली इसके अंदर हम किसी हद तक यूनिवेरिएट और किसी हद तक हम लोग मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर रहे होते हैं। दोनों एनालिसिस क्या होती हैं, इनको मैंने स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में डिफाइन किया है, आपको बेहतर आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द डाटा व्हेन यू आर वर्किंग विद बिफोर बिल्डिंग मॉडल। इसमें हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ही नहीं कर रहे होते हैं, हम इसमें किसी हद तक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। ईडा टास्क में इंक्लूड स्लाइसिंग एंड डाइसिंग द डाटा। हम डेटा को स्लाइस कर रहे होते हैं, डाइसिंग भी कर रहे होते हैं, समराइज भी कर रहे होते हैं, विजुलाइज भी कर रहे होते हैं। सो इसमें रेग्रेशन का भी इस्तेमाल हो रहा होता है, कोरिलेशन का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अंदर हम लोग डिस्क्रिप्टिव एस्थेटिक्स का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेट्स से हम टेंडेंसी को भी मेजर कर रहे होते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन को भी मेजर कर रहे होते हैं, और साथ साथ जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है, उसको भी एनालाइज कर रहे होते हैं कि उसकी शेप किस किस्म की है, एम्पेरिकल रूल अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, उसमें किसी किस्म की कोई स्क्यूनेस यानी किसी किस्म की कोई नॉइस या डिस्टॉर्शन तो नहीं है, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई कर्टोसिस है या नहीं है। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैंने स्लाइड्स में काफ़ी अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन की थी। इंशाल्लाह आप उसको लिंक कर सकते हैं हम लोग पाइथन के अंदर। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ ईडा, और अ गुड नंबर ऑफ फाइनल इंसाइट्स दैट यू शेयर विल कम फ्रॉम द एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस फेज। तो बहुत सारी इंसाइट्स आपकी डेवलप इसी फेज के अंदर हो जाती हैं, और पावर बीआई भी आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें हेल्प करके दे रहा होता है ईडा करने के लिए। Modeling data involves structuring and preparing data for specific modeling techniques. मॉडलिंग बेसिकली अब आपका वो वाला फेस है जो समझ लें डेटा प्रेप और ईडा आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका डेटा तैयार करना है आपको मशीन लर्निंग के लिए। अब आपको ऐसा लगता है कि मशीन लर्निंग के लिए जो डेटा आपने अभी राइट नाउ इस फेस में है वो आप डायरेक्ट पुश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग के लिए आपका डेटा जो है वो मोस्ट लाइकली आपका 80 to 90% होता है न्यूमेरिकल। उसमें कहीं पे भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आप बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देते हो, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे होते हो, रेलेवेंट वेरिएबल्स लेके जा रहे होते हो, ओनली प्रिडिक्टर वेरिएबल्स लेके जा रहे होते हो ताकि टारगेट वेरिएबल पे काम कर सको। और आप जगह जगह लेबलिंग कर देते हैं वन हॉट कोडिंग करके, इस डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं नॉर्मलाइजेशन के जरिए। आप इसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी कर रहे होते हो और नॉर्मलाइजेशन भी कर रहे होते हो, दैट्स कॉल्ड डेटा स्केलिंग। तो आप डेटा स्केलिंग भी परफॉर्म करते हैं, नॉर्मलाइजेशन भी करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन भी कर रहे होते हैं, साथ साथ वन हॉट कोडिंग भी कर रहे होते हैं, डमी वेरिएबल्स प्रोड्यूस करते हैं 0101 के अंदर। और आप मोस्ट लाइकली अपने जो डेटा सेट होता है उसको आपका मोस्ट लाइकली वो 80 to 90% आपका न्यूमेरिकल होता है, उसमें टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। तो बेसिकली दैट्स अ पार्ट ऑफ मॉडलिंग। ये कैसे होगा इंशाल्लाह ये भी कवर करेंगे। मॉडलिंग डाटा इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग एंड प्रिपेयरिंग डाटा
for specific modeling technique and applying algorithms to make prediction or discover patterns. तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, इसमें ये भी इंक्लूड है कि आप डेटा को टोटली रिस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो इसके अलावा आप इसमें नए कॉलम्स भी क्रिएट कर रहे हो तो जो बाद में आपके एनालिसिस के लिए हेल्प करेगी। तो आप अपने पास मजीद टारगेट वेरिएबल्स प्रोड्यूस करते हो ताकि फाइनल आप किसी टारगेट वेरिएबल तक पहुंच सको। तो वो बेसिकली जो आपने इनिशियल टारगेट वेरिएबल बनाए होते हैं वो बाद में आपके प्रेडिक्टर वेरिएबल बन जाते हैं, और दैट्स कॉल्ड ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। ये फीचर इंजीनियरिंग कहलाती है। आप इसमें नए नए एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर रहे होते हो। अप्लाइंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को भी इसी फेज के अंदर अप्लाई करते हैं। With fancy new algorithms introduced every year, you may feel the need to learn and apply the latest and greatest techniques. हर साल नए नए टेक्निक्स, नए नए एल्गोरिथम्स आते रहते हैं, नई नई लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। आपको नई नई चीज़ों की सीखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इन प्रैक्टिस सिंपल इज बेस्ट। जितना सिंपल हो मॉडल उतना अच्छी चीज़ है। बिजनेस एंड लीडरशिप टीम्स अप्रिशिएट सोल्यूशन डेटा इजी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड इम्प्लीमेंट। फ्रंट लाइन पे आपके पास जो लोग होते हैं वो होते हैं बिजनेस लीडरशिप, यानी इंटरप्रेन्योर, सीईओ, सीनियर मैनेजमेंट। वो पसंद करते हैं ऐसा सोल्यूशन जो आसानी से समझ में आए और समझाया जा सके, आसानी से उसको इंटरप्रेट किया जा सके और इम्प्लीमेंट भी करना बहुत आसानी हो। आपने कोई सोल्यूशन बनाया, वो है बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, लेकिन आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, या आपने कोई एक डाटा मॉडल बनाया और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, उसकी एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकती। लेट्स से आपने कोई इंसाइट डेवलप की और आपने बताया कि अगर हम इस तरीके से चलें तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन, अगर हम ये फॉलो करें तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन माइट बी पॉसिबल कि वो जो चीज़ आप सजेस्ट कर रहे हो, जो आपने प्रिस्क्राइब किया है, आपने प्रेडिक्ट किया है और उसकी बेसिस के ऊपर आप सोल्यूशन दे रहे हो, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस प्रिस्क्राइब कर रहे हो, माइट बी पॉसिबल कि उसकी एग्जीक्यूशन हो ही ना सकती हो। माइट बी पॉसिबल कि वो जब आप सीनियर मैनेजमेंट के पास लेके जाओ तो सीनियर मैनेजमेंट जब उसकी एग्जीक्यूशन करने जाए तो उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस, कॉन्स्ट्रेंट आ जाए, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। फाइनली अब आपका एक वो हिस्सा आ गया जहां पर आप अपनी शेयर इनसाइट्स को शेयर कर रहे हो। तो द फाइनल स्टेप ऑफ द वर्कफ्लो इन्वॉल्व समराइजिंग योर की फाइंडिंग्स एंड शेयरिंग इनसाइट्स विद एंड यूजर्स और स्टेक होल्डर। आप अपने एंड यूजर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी की फाइंडिंग्स को समराइज करके आगे शेयर कर रहे होते हो, और इसमें एक तरीके से समझ लें कि अपनी प्रॉब्लम को रीआइट्रेट भी करने की जरूरत होती है, यानी अगर उसमें कोई किस्म की मॉडिफिकेशन है या रीआइट्रेशन करनी है। इसके अलावा इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ योर एनालिसिस, आप अपने एनालिसिस के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हो। जैसे नॉर्मली आप जब रेशियोस निकाल लेते हो डुपॉन्ट एनालिसिस के अंदर, हिस्टोरिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस कर लेते हो डेटा के ऊपर, तो फिर फाइनली आप इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हो और इंटरप्रेट कर रहे होते हो अपने रिजल्ट्स को। तो इंटरप्रिटेशन में स्टोरी टेलिंग के स्किल्स रिक्वायर्ड है। जो शख्स स्टोरी टेलिंग करना नहीं जानता, क्योंकि स्टोरी टेलिंग बेसिकली आपकी एनालिसिस में चार चांद लगा देती है। अगरचे आप अपनी एनालिसिस जो है वो एज अ नंबर फॉर्म में दे रहे हैं तो बेसिकली उसको ऐसा लगेगा कि ये एक नंबर क्रंचिंग है। तो जस्ट लाइक जैसे कंपनीज की वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन जो है वो आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक समझ लें बहुत ऐसा हिस्सा है जिसको लोग ये समझते हैं कि इट्स मोर लाइक अ नंबर, नंबर क्रंचिंग है। हालांकि ऐसा नहीं है। वैल्यूएशन जो है किसी भी कंपनी की वो इट्स मोर लाइक अ स्टोरी, वो नंबर क्रंचिंग नहीं होती है। लोगों को लगता है कि लोग एक्सेल में मॉडल्स बना रहे होते हैं और फाइनली वो नंबर्स को कंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इवन जब आप आगे जाके इन्वेस्टर्स को कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स भी दे रहे होते हैं अपनी कंपनी के बारे में, तो वहां पे भी आप पावर पॉइंट पे नंबर्स नहीं दिखा रहे होते हो, बल्कि वहां पर आप उनको स्टोरी टेलिंग करके उन्हें अपनी कहानी बेच रहे होते हो। आप अपनी कहानी सक्सेसफुली बेच पाते हो तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो डेट्स अ टिप। तो शेयर रिकमेंडेशंस एंड नेक्स्ट स्टेप्स, आप अगले स्टेप भी बताते हो कि लेट्स जो हमने अभी मॉडल बनाया है, आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो होता ये कि एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों में कि अगर उनको ये मॉडल पसंद आया तो वो अगले स्टेप में भी इंटरेस्टेड होते हैं। आप इसमें रिकमेंडेशन भी शेयर कर रहे होते हो। फोकस ऑन पोटेंशियल इम्पैक्ट, आपका फोकस होता है कि उसका ठोस इम्पैक्ट क्या आएगा, पोटेंशियल इम्पैक्ट, नॉट टेक्निकल डिटेल्स। सीनियर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सीईओ, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो टेक्निकलिटी के अंदर नहीं जाते, वो टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते।
उन्हें एग्जैक्टली देखना होता है कि उनका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो इसमें आप नोट पढ़ लें, अनदर वे टू शेयर रिजल्ट्स इज टू डिप्लॉय अ मॉडल और पुट इनटू योर प्रोडक्शन। बेसिकली जो आपने मॉडल बनाया होता है वो बनाया होता है यूएटी इन्वायरमेंट में, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी इन्वायरमेंट, जिसको आप कह सकते हो कि डेफ इन्वायरमेंट। दो नाम होते हैं, डेफ इन्वायरमेंट कह लें डेवलपमेंट, या यूएटी इन्वायरमेंट कह लें। और ये बिल्कुल साइलो होता है, बिल्कुल सेपरेटली होता है। कंपनी की BAU या ऑपरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। आप सारी तरह की डेवलपमेंट वहां पे करते हैं, और फाइनली जब वो टेस्ट सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाता है तो आप उसको डिप्लॉय कर देते हो, और इसको कहते हैं डेवऑप्स। डेवऑप्स यानी कि जहां आप डिप्लॉय कर रहे हो और वो फाइनली ऑपरेशंस का पार्ट बन जाता है, BAU का पार्ट बन जाता है, वो प्रोडक्शन में चला जाता है। तो इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी कहते हैं, प्रॉड शॉर्ट फॉर्म में इसको प्रॉड भी कहते हैं, प्रॉड एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो जैसे पावर बीआई की आप फाइल बनाकर फाइनली पावर बीआई सर्विस पे डिप्लॉय करते हो, या पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर में, तो बेसिकली ये आप क्या काम कर रहे हो, आपने पीबीआई की फाइल जो बनाई है अपने पास, वो एक तरीके से आप फाइनली प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने जा रहे हो ताकि दूसरे लोग उसको देख सकें, आप वहाँ पे इसको शेयर कर रहे हो। तो ये एग्जैक्टली ये वही एग्जाम्पल है। Even with all the technical work that has been done, it's important to remember that the focus here is on non-technical solution. यूं समझ लें कि सीईओ को टेक्निकलिटी नहीं देखनी, ना ही वो उसका इंटरेस्ट है। वो आपके पूरे के पूरे मॉडल में नॉन टेक्निकल पार्ट को देख रहा होता है, उसका फोकस वहां पर होता है। तो आप भी फिर अपना फोकस वहीं पर ही रखेंगे। तो आप जो आपका पहला पार्ट है, जिसमें आप डेटा प्रेप और ईडा आपका पहला स्टेज है, इसमें 1 2 3 4 आपका ये चारों चीजें मुकम्मल हो रही हैं। डेटा प्रेप एंड ईडा इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ एवरी डेटा साइंस प्रोजेक्ट एंड शुड ऑलवेज कम फर्स्ट बिफोर अप्लाइंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले आप ये सारी चीजें कर लेते हो। देन फाइनली आगे जाके डिसाइड होता है कि आप रेगुलेशन पे काम करोगे, क्लासिफिकेशन पे, और ये दोनों है सुपरवाइज लर्निंग के। और अगर रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन पे काम नहीं कर रहे तो फिर आप कर रहे होगे अनसुपरवाइज पे या NLP के, डिपेंड करता है। तो फाइनली आपको मेरी अपनी जर्नी समझ में आ गई होगी कि मेरी जर्नी क्या है, और आप इस जर्नी को फॉलो करोगे। आपको एक रोड मैप समझ में आ गया कि आप किस तरीके से अपना काम को आगे लेके चल रहे हो। तो आगे कैरी ऑन करते हैं। इसके की टेकअवेज पढ़ लें। 1 मिनट का एक पॉज दे रहा हूँ, इसको प्लीज रीड कर लें। पहला पॉइंट है आपका, जिसमें आप बता रहे हो कि डेटा साइंस इज अबाउट यूजिंग डेटा टू मेक स्मार्ट डिसीजन। बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जिसमें आप बता रहे हो कि डेटा साइंस में आप डेटा का इस्तेमाल करते हो ताकि आप स्मार्ट डिसीजन ले सको। इसमें आप सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर रहे होते हो ताकि हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सको। और अनसुपरवाइज लर्निंग का भी इस्तेमाल कर रहे होते हो ताकि आप पैटर्न्स और रिलेशनशिप फाइंड कर सको। सो बेसिकली जो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स, वो आप अनसुपरवाइज के अंदर कर रहे हो। तो डेटा साइंटिस्ट हैव बोथ कोडिंग एंड मैथ स्किल्स along with डोमेन एक्सपर्टीज। डेटा साइंटिस्ट के पास कोडिंग एंड मैथ स्किल्स के भी होने चाहिए, डोमेन एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। इन एडिशन टू टेक्निकल एक्सपर्टीज, सॉफ्ट स्किल्स आर कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, ग्रेट एंड गूगलिंग प्रॉवेस। ये मैंने आपको सारी चीजें बताई कि ये डेटा साइंटिस्ट के स्किल सेट का पार्ट होती है। डेटा साइंस वर्कफ्लो स्टार्ट विद डिफाइनिंग अ क्लियर स्कोप। मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल क्लियर स्कोप के साथ डिफाइन होता है। वंस द प्रोजेक्ट स्कोप इज डिफाइंड यू कैन मूव ऑन द गैदरिंग एंड क्लीनिंग डेटा। आप आगे गैदरिंग में मूव कर जाते हो, फिर क्लीनिंग में, फिर परफॉर्मिंग ईडा, preparing data for modeling, applying algorithms, and sharing insights with end user. Much of the data scientist time is spent cleaning and preparing data for analysis. जैसे मैंने आपको बताया, properly cleaning and preparing your data ensure that your results are accurate and meaningful. गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट वाली फिलोसफी है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। आप आ जाते हैं हम के प्रोजेक्ट को किस तरीके से आप स्कोप करते हो, स्कोपिंग आप प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लेट से आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, मेवन म्यूजिक। बेसिकली एक कंपनी है जो कि 1996 में फाउंड हुई है। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक डमी एग्जांपल है, और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, करती क्या है कंपनी, और इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। तो स्कोपिंग का डेटा साइंस प्रोजेक्ट मीन्स क्लियरली डिफाइनिंग द गोल्स। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम लोग अपने गोल्स को डिफाइन करेंगे, कौन सी टेक्निक्स यूज करने जा रहे हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज वो, और हमारी डेटा सोर्सेज क्या होंगी,
और उसका पूरा हम एक रोड मैप, पूरी आपकी डेटा स्ट्रेटेजी आपकी यहाँ पर बनती है। यूं समझ लें कि एक खास तौर पे एक रोल है जो इंशाल्लाह आपको आगे जाके मिलेगा, और वो मैं डेटा साइंस के लेक्चर में आपको बताऊंगा। वो रोल है आपका डेटा आर्किटेक्ट। जो डेटा आर्किटेक्ट होता है वो आपकी पूरी की पूरी डेटा स्ट्रेटेजी बनाता है, और वो पूरा रोड मैप बनाता है, जिसमें वो आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन कर रहा होता है। तो स्कोपिंग स्टेप्स क्या होते हैं? थिंक लाइक एन एंड यूजर। वो एंड यूजर के हिसाब से सोचता है। ब्रेनस्टॉर्म प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा होता है। ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस की भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा होता है। दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम। फिर वो अपनी टेक्निक को डिफाइन करता है कि सुपरवाइज है अनसुपरवाइज है। उसके बाद उसको उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर वो सुपरवाइज यूज कर रहा है या अनसुपरवाइज, तो उसको डेटा कौन सा चाहिए, उसको जिस किस्म का डेटा चाहिए वो उस हिसाब से डेटा के रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करता है और लिख देता है कि भाई मुझे ये डाटा चाहिए। और स्कोप को समराइज करता है कि कौन सी चीज़ मेरे विद इन स्कोप है, कितनी मेरी स्कोप से बाहर जा रही है। तो समराइज द स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्रोजेक्ट स्कोपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट येट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें महीनों भी लग जाते हैं ऑफ द डेटा साइंस वर्कफ्लो। If a project is not properly scoped, a lot of time can be wasted going down the path to create a solution that solves the wrong problem. अगर यही आपका पहला स्टेज में ही गड़बड़ हो गई तो आगे जाके बहुत सारा वक्त बर्बाद होने जा रहा है। और लिटरली ऐसा होता है, पहले स्टेज के अंदर काम नहीं हुआ होता है, इसी वजह से आगे जाकर बड़े बड़े कंपनीज में, ब्लू चिप्स कंपनीज में, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, बैंक्स के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज में, म्यूचुअल फंड में आपके बड़े बड़े डिसीजन आपके फेल हो जाते हैं जब आपको पता चलता है कि आपका पहला स्टेज ही क्लियरली डिफाइन नहीं था। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं मेविन म्यूजिक की। वी विल बी स्कोपिंग द कोर्स प्रोजेक्ट इन द सेक्शन टुगेदर टू सेट अप यू फॉर सक्सेस थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द कोर्स। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि आपको इस लिहाज से सोचना है पहले स्टेज में, थिंकिंग लाइक एन एंड यूजर। An end user, also known as stakeholder, is a person, team member, or business that will ultimately benefit from the results of your analysis. So basically, आपको एंड यूजर का पता करना है कि वो है कौन, और आपको उस लिहाज से सोचना है। When introduced to a new project, start by asking questions that help you. आप अपने सवाल शुरू करना शुरू कर देते हो लाइक कि आप खुद ही एंड यूजर हो। तो आपको सवाल उस हिसाब से करने हैं कि आप ख्याल रखोगे उस प्रोजेक्ट का उस लिहाज से कि वो सवाल कवर हो। एम्पैथाइज विद द एंड यूजर, व्हाट डू दे केयर अबाउट। फोकस ऑन इम्पैक्ट, आपको इम्पैक्ट पे फोकस रखना है। व्हाट मैट्रिक्स आर इम्पोर्टेंट टू देम। हो सकता है आप बहुत सारे मैट्रिक्स कैलकुलेट करो, लेकिन जिन मैट्रिक्स पे एंड यूजर की निगाह है, लेट्स से एक सीईओ जो होता है, तो सीईओ की नजर आपके पूरे के पूरे डिपॉन्ड एनालिसिस पे नहीं होती। डिपॉन्ड एनालिसिस में 36 तरह के रेशियोज हैं, लेकिन हो सकता है उसके लिए कोई की मैट्रिक हो सकता है उसका की मैट्रिक हो कि वो आपका कंपनी का पी रेशियो इंक्रीज करना चाह रहा है। हो सकता है उसको डेडलाइन मिली हुई हो बोर्ड की तरफ से, और बोर्ड को बताया होगा शेयर होल्डर ने कि भाई हम अपने कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसको यहाँ से यहाँ देखना चाह रहे हैं। तो शेयर प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होती है और आपकी अर्निंग स्टिल वही रहती है, तो आपका पी रेशियो बढ़ रहा होता है। तो माई डी पॉसिबल के ईपीएस की तरफ फोकस हो उसका, माई डी पॉसिबल के उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की तरफ फोकस हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन पे उसका फोकस हो। माई डी पॉसिबल के वो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर और दूसरे एसेट्स के टर्नओवर को इम्प्रूव करना चाह रहा हो। माई डी पॉसिबल के वो वर्किंग कैपिटल को गॉच करना चाह रहा हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो उसका स्पेसिफिक फोकस होगा, और आप अपनी एनालिसिस में भी इन्हीं मैट्रिक्स पे अपना ध्यान दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, प्रायोरिटी दोगे, आपका फोकस उस पर होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पर एक छोटी सी एक गुफ्तगू है, एक छोटी सी कन्वर्सेशन है जो एक डेटा साइंटिस्ट और एक एंड यूजर के दरमियान में होने जा रही है। तो वो गुफ्तगू कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होगी, इंशाल्लाह आपको ये पहले इस सेशन में आपको नजर आ जाएगी। लेट्स से शुरू करते हैं कि एक डाटा साइंटिस्ट है, डाटा साइंटिस्ट टीम से, उसका नाम है डेबी डैडिया, और एंड यूजर है कार्टर कार्सवेल, कस्टमर केयर टीम से। और कस्टमर केयर टीम यानी कि
बेसिकली आपका हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है कस्टमर केयर, जो बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करता है अंडर ISO 9001 और अंडर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो बेसिकली कस्टमर केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका समझ लें डिपार्टमेंट होता है, और ये टोटली फ्रंट लाइन के ऊपर होता है। और ये एंड यूजर आपका, अगर लेट से अगर कस्टमर केयर की टीम से कोई बंदा है, तो सोच लें डाटा साइंटिस्ट कहाँ बैठा हुआ है और एंड यूजर कहाँ बैठा हुआ है, दोनों में बहुत बड़ा फासला है। तो दोनों एक बहुत बड़े गैप की वजह से बाज़ औक़ात एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। तो आइए देखते हैं कन्वर्सेशन में कि क्या ये एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट का पहला सवाल है व्हाट्स द सिचुएशन। तो वहां से जवाब आ रहा है पीपल कीप कैंसिलिंग देयर स्ट्रीमिंग म्यूजिक सब्सक्रिप्शन। लोग जो है म्यूजिक सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर रहे हैं। जस्ट लाइक जैसे नेटफ्लिक्स होता है या प्राइम वीडियो है, वहां पे आपकी जो सब्सक्रिप्शन लोग कैंसिल करने लगे हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे म्यूजिक की सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं लोग। तो उसने बोला मसला क्या है, व्हाई इज दिस अ मेजर इशू। अब डाटा साइंटिस्ट जो है ना, वो डोमेन एक्सपर्टीज के अंदर घुस रहा है, वो देखना चाह रहा है मसला क्या है। तो एंड यूजर कहता है आवर मंथली रेवेन्यू ग्रोथ इज स्लोइंग। हमारा मंथली रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो डेटा साइंटिस्ट ने समझने की कोशिश की, अच्छा यानी कि मंथली रेवेन्यू ग्रोथ तुम्हारा मसला है, अगर वो डिक्लाइन ना हो, अगर अपवर्ड ऊपर जाए तो शायद अच्छी बात है। उसने बोला व्हाट सक्सेस लुक लाइक फॉर यू। उसने जानने की कोशिश की तुम्हारे लिए कामयाबी का राज क्या होगा, अगर मैं समझने की कोशिश करूं। तो उसने बोला मेरी कामयाबी तो ये हो जाएगी कि मैं कैंसिलेशन रेट को डिक्रीज कर दूं 2% से, तो ये मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। उसने बोला अच्छा। तो आगे और मजीद बात बढ़ी। आगे अब वो जो मजीद बात अपनी आगे बढ़ा रहा है, उसमें अब वो प्रॉब्लम्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर दी उसने, कि अच्छा कैंसिलेशन रेट जो नीचे जा रहा है उसकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। वो पहले प्रॉब्लम को ट्रिगर करना चाह रहा है, आइडेंटिफाई करना चाह रहा है। तो प्रॉब्लम्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग एक डिफरेंट होती है और सोल्यूशन की ब्रेनस्टॉर्मिंग डिफरेंट होती है। अब प्रॉब्लम की ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, बिफोर थिंकिंग अबाउट पोटेंशियल सोल्यूशन इट हेल्प्स टू ब्रेनस्टॉर्म प्रॉब्लम विद एंड यूजर टू आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब लेट्स से द आइडियाज डो नॉट हैव टू बी डेटा साइंस रिलेटेड। जरूरी नहीं है कि जो आइडियाज आप दे रहे हो वो डेटा साइंस रिलेटेड हो। तो द स्काई इज द लिमिट, डोंट थिंक अबाउट योर डेटा और रिसोर्स लिमिटेशन। सिर्फ अपने डेटा या रिसोर्स लिमिटेशन के तक नहीं, स्काई लिमिट है, आप जो सोच सकते हो सोचो कि प्रॉब्लम क्या है। यू वांट टू स्टार्ट बाय थिंकिंग बिग एंड देन व्हिटल इट डाउन फ्रॉम देयर। हो सकता है कोई बड़ा चीज सोचोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही उसको अपने स्कोप में लाने की कोशिश करोगे छोटा करके। तो लेट्स अब कन्वर्सेशन का अगला स्टेज आता है कि इस आवर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कंपिटिटर्स। क्या हमारा प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा यूनिक है, कंपिटिटर से डिफरेंशिएटेड है या नहीं। एंड यूजर उसका जवाब नहीं दे रहा। एंड यूजर उल्टा उसको सवाल फेंक रहा है कि क्या टेक्निकल बग आए हुए हैं जिसमें से कोई किस्म की ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, या कोई लिमिटेशन आ रही है। अब वो आपको एज IT एक्सपर्ट समझ रहा है, तो डाटा साइंटिस्ट कह रहा है नहीं नहीं भाई, इस तरह की चीजें नहीं है, मैं नहीं बता सकता। वो उल्टा और सवाल कर रहा है, इस आवर प्रोडक्ट टू एक्सपेंसिव। वो जानना चाह रहा है कि क्या प्रोडक्ट हमारा बहुत ज्यादा महंगा है, इस वजह से नहीं लेना जा रहा। क्योंकि डाटा साइंटिस्ट को प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक एंड यूजर ही उसको बताएगा उसके सवालों का जवाब। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में उसे जीरो नॉलेज है। वो और मजीद जानने की कोशिश कर रहा है। डू वी नीड टू एक्सपेंड आवर म्यूजिक लाइब्रेरी। वो उल्टा उससे सवाल वो कर रहा है जो उसको खुद को पता होना चाहिए, लेकिन वो डाटा साइंटिस्ट से पूछ रहा है। डेटा साइंटिस्ट को कहाँ जवाब देगा। तो डेटा साइंटिस्ट उल्टा उससे और सवाल कर रहा है, डू वी नो वाई कस्टमर्स आर कैंसिलिंग। उसने बोला क्या हमें ये भी पता है कि कस्टमर कैंसिल क्यों कर रहे हैं। तो एंड यूजर ने बोला कि चलो तुम्हारा सवाल बड़ा अच्छा है, इसका जवाब तुम ही दोगे, तो डेट्स अ गुड वन, लेट फोकस ऑन दैट प्रॉब्लम फर्स्ट। पहले हम इसी प्रॉब्लम पे काम करेंगे, हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर कैंसिल क्यों कर रहा है। तो यानी कि डेटा साइंटिस्ट ने जो सवाल जो फेंका, एक्चुअली वही सवाल उसके ऊपर आने जा रहा है। और अब वो रूट कॉज एनालिसिस करेगा, जानने की कोशिश करेगा कि ये कैंसिलेशन क्यों हो रही है। तो एक सिंपल सी एनालिसिस तो आप लोग भी कर सकते हैं कि हम लोग नॉर्मली पावर BI में पेरेटो चार्ट बनाते हैं। पेरेटो चार्ट बनाने से हम ये देख पाते हैं कि कौन से प्राइमरी रूट कॉसेस हैं जिसकी वजह से कस्टमर स्विच कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो लेकिन ये तो BI प्रॉब्लम है। लेकिन क्या अगर हम उसको डेटा साइंस में
फॉल करते हैं, तो क्या हम वहां पर इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसकी वजह से आगे कैंसिलेशन रेट जा रहा है और उसको कैसे हैंडल किया जाए? तो आगे देखते हैं। अच्छा, वंस यू सेटल योर प्रॉब्लम, द नेक्स्ट बिग स्टेप इज द ब्रेनस्टॉर्म पोटेंशियल सोल्यूशन। पहली बात, सोल्यूशन जो है उसको भी ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो डेटा साइंस कैन बी वन पोटेंशियल सोल्यूशन। डेटा साइंस के अंदर मैंने आपको बताया था, जो आपको लास्ट सेशन आपने अटेंड किया होगा सेट्स का, उसमें मैंने बताया था कि हम एक बड़े पोटेंशियल सोल्यूशन को सॉल्व करने जा रहे होते हैं डेटा साइंस के अंदर। बट इट्स नॉट द ओनली वन। सिर्फ एक ही सोल्यूशन नहीं होता, हम बहुत सारे सोल्यूशन भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डेटा साइंस पे तो एक ही होगा। आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स के प्रॉस यानी कि सॉल्यूशंस आर बैक्ड बाय डाटा, may lead to hidden insights, let you make predictions। तो बेसिकली सोल्यूशन जो है वो डाटा बाय बैक है, और उसमें आप हिडन इंसाइट्स को एक तरीके से एवेल्युएट कर रहे हो, निकालने की कोशिश कर रहे हो, जो बाद में आपको हेल्प आउट करता है प्रिडिक्शन करने के लिए। इसका प्रोसेस आप ईडा के थ्रू भी सॉल्व कर रहे हो। तो कॉन्स क्या है? प्रोजेक्ट टेक्स मोर टाइम, माइट पॉसिबल कि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा टाइम ले, एंड स्पेशलाइज रिसोर्स, उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट हायर करना पड़े, एंड कैन लीड टू अ कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन। आगे जाकर ये एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ सकता है। मैंने आपको बताया सोल्यूशन आपका सिंपल होना चाहिए। तो पोटेंशियल सोल्यूशन आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है, जरा सा इसको प्लीज पढ़ें। आपके सामने बेइंतहाशा सोल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन जरा गौर करें, एक ही ऐसा सोल्यूशन है जो आपके डाटा साइंस के एम्बिट में फॉल कर रहा है। उसका जो स्कोप है वो डाटा साइंस का, वो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। यूज डाटा टू आइडेंटिफाई द टॉप प्रिडिक्टर्स, यानी प्रिडिक्टर वेरिएबल को जाने फॉर अकाउंट कैंसिलेशन, कैंसिलेशन क्यों हो रही है। तो उसको हम बाद में पैरिटल चार्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो बाकी 5 जो है वो आपके डेटा साइंस के एम्बिट में फॉल ही नहीं करते। गौर से पढ़ें क्यों फॉल नहीं करते। छोटा सा पॉज लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स से जैसे इसमें एक सवाल है, आस्क द प्रोडक्ट टीम टू ऐड अ सर्वे। तो सर्वे कब से करने लग गए भाई आप? डेटा साइंस की टीम में आप सर्वे करने के लिए नहीं बैठे हुए। और जैसे कंडक्ट कस्टमर इंटरव्यूज, अब आप कस्टमर के इंटरव्यूज भी करने नहीं बैठे हुए। फिर